भारत की सोच चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस आलम। संविधान पर कन्हैया कुमार ने दिया कामयाब भाषण। और उसमें प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसका फेथ, बिलीफ, रिलीजन मानने से उसको रोका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह देश सबका बराबर है। हम भारत के लोग, एक लाइन कहीं से भी आप मुझे बता दीजिए कि उसमें कहा गया है कि हम भारत की महिलाएं, हम भारत के पुरुष, ये जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी है। कहीं से भी ये कहा गया है हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के दलित, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है। कहीं से ये कहा गया है हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, रिलीजियस आइडेंटिटी है। कहीं से भी कहा गया है कि भारत मतलब बिहार या भारत मतलब पंजाब, ऐसा तो नहीं कहा गया है। ये जो हमारी विविधता की संस्कृति है उसको समेटने का प्रयास किया गया है। इसीलिए उस प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं, उसके जो शब्द हैं, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो महज शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, हमारी प्रभुता होगी अपनी, हमारे क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा होगा, नियम कानून कैसा होगा, उनके लिए चीजों की व्यवस्था कैसी होगी, ये हम तय करेंगे। ये कोई और देश नहीं तय करेगा या कोई और इंटरनेशनल एजेंसी नहीं तय करेगी, ये हम तय करेंगे। ये होती है प्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? समाजवादी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि भारत में जो आर्थिक असमानता है उस आर्थिक असमानता को कैसे पाटा जाए। इसीलिए देखेंगे बाद में कि शिक्षा को हमारा फंडामेंटल राइट माना गया है। जैसे राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही ये तय किया गया है कि अगर आप राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट मान रहे हैं तो बिना एजुकेशन का किसी का भी जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट के अधीन जो है शामिल किया गया है। हमारे जो समाजवादी मूल्य हैं वो ये हैं कि भारत में रहने वाला हर नागरिक उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको मेंटेन करना, उसकी व्यवस्था करना, वह सुचारू रूप से कैसे चले ये देखने का काम सरकार का है। और साफ साफ सरकार क्या करेगी, स्टेट क्या करेगा, इसके निर्देश दिए गए हैं, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य का क्या क्या काम है। और यहाँ मैं राज्य और व्यक्ति उसके बीच में क्या संबंध होता है उस पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। राज्य और व्यक्ति के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे और राज्य और व्यक्ति के बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो राज्य में और अराजकता हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं किसी समुदाय से हूं और मैं कहूं कि मैं अलग हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से कोई दूसरा समुदाय का व्यक्ति कहे कि मैं अलग हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो देश की एकता और अखंडता जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। समाज में अराजकता नहीं पैदा हो, एक सोशल ऑर्डर हो। उस सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए ही इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल को स्टेट राइट नहीं देता है, इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर करता है। जैसे कि मैं संविधान को मानूंगा, मैं संविधान के अधीन हूं, संविधान के सारे प्रावधान हमारे ऊपर लागू होते हैं, इसीलिए हमारा जो ये शरीर है वो हमारा नहीं रह जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो स्टेट का हो जाता है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन है ना, आपका जान है ना, लेकिन आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, हम उनके द्वारा उस पैदा किए गए हैं, हम उनकी उत्पत्ति हैं, लेकिन मेरे माँ बाप भी मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल और स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। अगर पैदा करने वाले माँ बाप भी अपने संतान को मारेंगे तो उनके ऊपर दफा 302 लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। और स्टेट का नेचर क्या है? स्टेट का नेचर सोशलिस्ट है। मतलब कि स्टेट की तमाम चीजों पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक पार्टी या एक संस्था, एक ग्रुप का अधिकार नहीं होगा। वो किसके द्वारा चलेगा? वो संविधान के द्वारा चलेगा। और संविधान को चलाने के लिए, संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो सरकार बनेगी उसको कौन चुनेगा? उसको जनता चुनेगी।
तो भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो राजा का बेटा राजा नहीं होगा। हमारा मुंह जो है गोल है इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं। हमारा वजन जो है वो 60 किलो है तो हम भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं। गणराज्य का मतलब यह है कि हेड ऑफ स्टेट जो है उसका चुनाव जनता करेगी, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट चुनाव करते हैं। हम जिनको इलेक्ट करते हैं फिर वो जाकर के राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। ये होता है रिपब्लिक होने का मतलब। ये हमारा संघीय ढांचा है। और इस तरह की संघीय ढांचा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? इस तरह की संघीय ढांचा बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत में जब आप घूमेंगे, ये इतना विविध राष्ट्र है, ये इतना विविधता वाला देश है कि इस संघीय ढांचे के बिना एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जहां इंडिविजुअल अपने राइट्स को सरेंडर करे और जहां स्टेट उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे, यह संभव नहीं था। और वो संस्कृति की विविधता क्या है? संस्कृति की विविधता यह है कि आप कोई चीज उठा करके देख लीजिए। अगर आप धर्म उठाते हैं तो आप धर्म उठा लीजिए, कोई एक धर्म उठा लीजिए। पहले हिंदू धर्म को ही उठा लेते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को ही उठा लें तो कितने तरह के भक्ति मार्ग की चर्चा है हिंदू धर्म में। देवी संप्रदाय के लोग होते हैं, भक्ति संप्रदाय के लोग में देवी संप्रदाय के लोग हैं, शक्ति संप्रदाय के लोग हैं, शैव शैवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। इवन आप पॉलिटिकल थॉट को यदि पढ़ेंगे हिंदुस्तान में तो साफ साफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में दो तरीके का इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाता है। पहले तो अगर लार्जली आप देखते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप प्लूटो और अरस्तु इन लोगों को पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मणिक और श्रमणिक। ब्राह्मणिक पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें हमारी वेद, उपनिषद, अरण्यक, इन चीजों की चर्चा की गई है। और उसके जो फिलोसोफर हैं शंकराचार्य और अन्य तरह के लोग। जो श्रमणिक परंपरा है, श्रमणिक परंपरा में बुद्ध को, कबीर को, इन लोगों को शामिल किया गया है। तो भारत में जिसको हम कहते हैं एथिज्म, एथिज्म भी कहीं बाहर से नहीं आया है, वो भारत की चिंतन परंपरा में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले वो पुनर्जन्म को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जो है सो यही है, सब कुछ यही है, यही भोग करके जाना है। स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट को वो खारिज करते हैं। आप धर्म की एक एक व्यवस्था को उठा करके देख लीजिए, पूजा करने के तौर तरीकों को उठा करके देख लीजिए, जो आराध्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके स्वरूपों को लेकर के देख लीजिए। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। जो हिंदू का ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं और इस देश की विविधता को नहीं समझते हैं, कान पकड़ करके उसको पूछिएगा तो तुम जरा 33 करोड़ देवता का नाम बताओ तो, देवी देवता का। बारा तुम ठेकेदार बन करके घूम रहे हो, कितना जानते हो हिंदू धर्म को? तुमको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। किस मठ के वो योगी हैं? गोरखनाथ मठ के। गोरखनाथ की क्या परंपरा है? वो श्रमणिक परंपरा के फिलोसोफर हैं, वो ब्राह्मणिक परंपरा के फिलोसोफर नहीं है। श्रमणिक परंपरा के फिलोसोफर क्या करते हैं? वो सगुण राम की भक्ति नहीं करते हैं, वो निर्गुण राम की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म में भरोसा करते हैं, वो साकार ब्रह्म को नहीं, वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अब बताइए, निराकार ब्रह्म की परंपरा का मठ, निराकार परंपरा का योगी सगुण राम के मंदिर का मांग क्यों कर रहा है? मतलब यह है कि उसको संस्कृति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको राम से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतीकों का इस्तेमाल, धर्म की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। और यह जो हमारी विविधता है, यह जो हमारी संस्कृति है, आज उसको जिस तरीके से एक रूपता में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, यह असंभव है, यह संभव ही नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। आप किसी भी परंपरा को उठा करके देख लीजिए। आप अमीर खुसरो की हिंदी फारसी शायरी को पढ़िए। हिंदी फारसी शायरी में 2 लाइन फारसी के लिखते हैं, फिर 2 लाइन खड़ी बोली हिंदी के लिखते हैं। भारत एक खोज एक सीरियल है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की किताब भी है।
उसका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। उसके एपिसोड्स में आप वो गाना जाकर के सुनिएगा जिसमें जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, वो सुनिए आप जाकर के कि किस तरीके से फारसी और हिंदी को एक साथ उसमें लिखा गया है। आप जो बोलते हैं, जो भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी खान पान है, उसका भी अगर आप तगाफुल उसके डिटेल में आप जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज जो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है उसमें खास बात यह है कि वो विविध है, उसको एक रूपता में ढालने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट आप खान पान को देख लीजिए, तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को देख लीजिए। मैं कई बार जो है अपने मुसलमान दोस्तों से भी इस्लाम के ऊपर मेरी बहस होती है तो मैं कहता हूं कि भारतीय संस्कृति का जब इस्लाम भारत आया है उसका साफ साफ प्रभाव दिखता है। जैसे इस्लाम में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं से भी नहीं है, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था थी, इसीलिए भारत के इस्लाम में जाति नहीं है लेकिन मुसलमानों में जाति है और बहुत गहराई से है। वैसे ही है जैसे हिंदुओं में है, वहां पे भी जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक कॉन्सेप्ट है, अजलाफ और असराफ का एक कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए उसको। और इबादत करने के तौर तरीकों को भी देख लीजिए। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ही अपने घर में 786 का कैलेंडर लगाते हैं। अमिताभ बच्चन का ही बिल्ला जो है, बिल्ला नंबर 786 था, बाकी कहीं ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ जो हम पितृ पूजा करते हैं, पितृ पूजा के संबंध में भी जो है एक अलग त्यौहार है जो सिर्फ भारत के मुसलमान मनाते हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है। भारत जब हम शब्द बोलते हैं, जब कहते हैं भारत, जब हम बोलते हैं भारत देश, तो यह महज शब्द नहीं है, इसमें 5000 साल से ज्यादा का इतिहास है। परंपराओं के बनने का, परंपराओं के बिगड़ने का, परंपराओं के नए स्वरूप लेने का एक इतिहास है। संस्कृति अपने आप में एक गतिशील चीज होती है और संस्कृति और धर्म के बीच का जब आप अंतर विरोध को देखेंगे तो धर्म हमेशा संस्कृति को स्ट्रक्चर करने का प्रयास करता है। उसको जो है एक कहते हैं ना कि किताबें बिखरी हुई हैं, उसको वो तह लगाने का प्रयास करता है। हो सकता है कि वो धर्म किसी खास कालखंड में जो संस्कृति है उसका तह लगाने में वो सफल हो जाए, लेकिन वो हमेशा उन तमाम जो बनती बिगड़ती संस्कृतियां हैं उसको अपने आप में समेट ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट की जगह जो है न्यू टेस्टामेंट लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर ओल्ड टेस्टामेंट को चैलेंज नहीं किया जाता तो क्या समुद्री यात्राएं शुरू होती? और अगर समुद्री यात्राएं नहीं शुरू होती तो क्या अंग्रेज भारत तक पहुंच पाते? और अंग्रेज अगर भारत तक नहीं पहुंच पाते तो जो भारत को आज हम देख रहे हैं, क्या हम ऐसा भारत देख पाते? ये जो पूरा का पूरा दुनिया का बनने, बिगड़ने और नया स्वरूप लेने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नजरअंदाज करके एक खास कालखंड में जो सांस्कृतिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा करके सत्ता को काबिज करने की कोशिश की जाती है। और यह कोशिश अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे हुआ है। जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के इतिहास को देखेंगे तो अलग अलग तरह के तानाशाह पैदा हुए। मुसोलिनी पैदा हुआ, हिटलर पैदा हुआ, और उनका आधार क्या था? वो ये कहते थे कि हमको भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया है और चूंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं इसीलिए दुनिया पर राज करने का अधिकार हमको है, क्योंकि अगर हम राज नहीं करेंगे तो हम दुनिया को सभ्य नहीं बना पाएंगे। ऐसी ही बात जो है कुछ बेवकूफ लोग करते हैं, जिनको लगता है कि कहीं जाकर के बम फोड़ देते हैं तो वो जिहाद है। ऐसी ही बेवकूफी उनके भी दिमाग में भरी हुई है। और ऐसी ही बेवकूफी अभी इस देश के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी कर रहे हैं कि भारत के संघीय ढांचा को वो बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जितना छेड़ेंगे ये उतना ही रीबेटल करेगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जब मुगल यहां आए तो मुगलों ने सबसे पहले एक बात यहां समझ ली। वो कई इलाकों से घूम घाम करके आए थे, जैसे सिकंदर भी कई इलाकों से घूम घाम करके आया था। और जब वो एशिया पहुंचा तो उसने पहली नीति ये अपनाई कि हर राज्य से युद्ध नहीं करेंगे। शादी को, मैरिज को एक ट्रीटी की तरह, एक संधि की तरह इस्तेमाल किया गया। और सिकंदर की कई शादियां हुई एशिया में जब वो इंटर करता है। आप मुगलों को भी देखेंगे तो मुगलों ने क्या किया? सबसे बड़ा राज जो है
अगर एरिया की बात करेंगे तो औरंगजेब का एरिया सबसे बड़ा था, लेकिन एक स्टेबल राज्य देने का काम अकबर ने किया। अकबर ने क्या किया? अकबर यह बात समझ गए कि यहाँ के लोगों की जो धर्म और संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको नहीं छेड़ना है। अगर उसको छेड़ेंगे तो हम कहीं और फंस जाएंगे और हम एक स्टेबल राज्य जो है वो नहीं बना पाएंगे। अकबर की शादियां होती हैं, हिंदू रानियों से भी अकबर की शादी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो एक रानी थी वो कृष्ण की भक्त थी, और अकबर के महल में कृष्ण का मंदिर बनाया गया और स्वयं अकबर पूरे सावन माह कृष्ण को झूला झूलाते थे। अकबर को बाहर के कई मुसलमानों ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कैसे मुसलमान हो? तो अकबर ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। ये हिंदुस्तानी मुसलमान कहने का क्या मतलब है? हिंदुस्तानी मुसलमान कहने का यह मतलब है कि हम मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे। हिंदुस्तानी हिंदू होने का मतलब है कि हम भगवान को मानेंगे। बुद्धिस्ट होने का मतलब है कि हम बुद्ध को मानेंगे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसके साथ सामंजस्य बिठा करके जो धर्म की संरचना है उसको उस रूप में हम अपने जीवन के उपयोग में लाएंगे। बाहरी चीजों को यहाँ की संस्कृति के ऊपर थोपने का प्रयास किया जाएगा तो एक रिटेलिएशन होगा। मैंने कई सारे सेवाइटों को ये देखा है कि जब वो गंगा स्नान करते हैं तो अपनी उंगली को यूं करके उसके ऊपर जल ढारते हैं, उनके लिए वही लिंग का रूप धारण कर लेता है। इतनी परंपराएं हैं, इतनी संस्कृति है, और इसकी जो विविधता है, इस विविधता से, और इसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, इसमें समानता है तो असमानता भी है, इसमें शांति है तो क्रोध भी है, इसमें न्याय है तो अन्याय भी है। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो इसकी स्थिति है, मैं उसको बता रहा हूं। और इसी संस्कृति की विविधता को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और उसमें प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसका फेथ, बिलीफ, रिलीजन मानने से उसको रोका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म मूल रूप से इस भावना को एक्सप्रेस करता है कि यह सर्वधर्म संभाव की बात करता है। आपको जो मानना है आप मानिए, आपके ईश्वर हैं, आपके आराध्य हैं, आपके अल्लाह हैं, आपके यीशु हैं, आपके बुद्ध हैं, आपके महावीर हैं, आपको जैसे उनकी आराधना करनी है आप कीजिए, स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि आज स्टेट रिलीजन को आधार बना करके जो स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें इंटरवीन कर रहा है। देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को काट करके आप किसी भी भूभाग को देश का अभिन्न अंग कैसे बना करके रख पाएंगे, यह प्रश्न है। जब तक लोग नहीं शामिल होंगे तब तक वो भूभाग भी आपका नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य भी यही है। लोग प्राथमिकता में हैं ही नहीं। लोग अगर प्राथमिकता में होते तो लोगों के एस्पिरेशन, लोगों की भावना, लोगों का अधिकार, उसको ध्यान में रखा जाता, लेकिन आज उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और आप देखिए कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, इस चीज को समझिए, जब मैं प्रोपेगेंडा बोलता हूं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके आज हमारी सोचने की विविधता को भी समाप्त किया जा रहा है। सूचना को मिस इन्फॉर्मेशन से काटा जा रहा है। या आप यूं समझ लीजिए कि रद्दी के ढेर में वो नगीना जो है उसको छुपा देने का, उसको गुम कर देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके दिमाग में इतना मिस इन्फॉर्मेशन भर दिया जा रहा है ताकि आप काम का इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रख पाए। और जैसे मार्केट पहले लोगों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए विज्ञापन और प्रचार का सहारा लेती थी, उसी तरीके से आज की राज्य सत्ता इस देश की विविधता और इसकी संस्कृति और इसके संघीय ढांचा को तोड़ने के लिए, संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रचार, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। और प्रचार का क्या असर होता है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रचार का असर यह होता है कि एक ही चीज को यदि आप बार बार देखेंगे तो उस चीज को आप मानना शुरू कर देंगे। जैसे ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता होगा ना घर में कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तो बड़ों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि छोटों को प्यार करना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए ना, इसकी भी कंडीशनिंग होनी चाहिए ना।
लेकिन सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि आप हायरार्की को सही मानने लगते हैं और इक्वलिटी आपको ऐसी चीज लगने लगती है जो हो ही नहीं सकती है। जब मैं इक्वलिटी की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे ये 5 उंगली का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक बोलते हो यार, चलो ब्लेड लाते हैं और ये छोटी वाली उंगली काटते हैं, इसमें कम दर्द होगा, और फिर बड़ी वाली काटेंगे, इसमें ज्यादा दर्द होगा। बाबा बराबर होने का क्या मतलब होता है? बराबर होने का मतलब होता है कि उंगली काट करके बराबर कर देना। कि बराबरी का आधार क्या है? बराबरी का आधार यह है कि आप जो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी है वो अंगूठे में भी पहुंचती है और इसमें भी पहुंचती है। इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा और इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा। बराबरी हो सकती है, बराबर हम हैं, ये हमारे दिमाग से ही निकाल दिया गया है। हमने अपनी बातचीत यहीं से शुरू की थी कि बायोलॉजिकली हम सब लोग होमोसेपियंस हैं। इसके बाद हमारे सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी एथनिक डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, और आज पॉलिटिकल ऑप्शन की डाइवर्सिटी को भी खत्म किया जा रहा है प्रचार का सहारा लेकर के। एक चीज बार बार आपको दिखा करके आपके सोचने की जो डाइवर्सिटी है, आपकी जो अपनी खुद की रियलिटी है, उसको परसेप्शन से ओवरशैडो करने का प्रयास किया जा रहा है। परसेप्शन से ओवरशैडो करने का यह मतलब होता है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है, रियलिटी है कि नहीं होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में है कि गोरा होने वाला क्रीम खरीदने के लिए जाना है तो फेयर एंड लवली ही ले लेना है। और मार्केट फिर अपने प्रचार को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता है। कहा कि लड़कों फेयर एंड लवली लगा रहा है, लड़कियों फेयर एंड लवली लगा रही है, तो नहीं, अब लड़कों वाला क्रीम अलग होगा, टफ सॉलिड, तो उसके लिए एक अलग क्रीम होना चाहिए, फेयर एंड हैंडसम। मार्केट इस तरीके से आपके दिमाग को कैप्चर करता है, आपके कॉन्शियसनेस को कैप्चर करता है। आप इंसान हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप प्रकृतिवादी हों या गैर प्रकृतिवादी हों, आप किसी भी विचारधारा से मानते हों, एक बात जान लीजिए कि आपका निर्माण अपने आप में एक अद्भुत चीज है। आपके जन्म होने की पूरी प्रक्रिया को आप देख लीजिए। कोई रेस आप अपनी जिंदगी में जीते या ना जीते, लेकिन एक रेस तो आप जीते ही हैं, तभी आप यहां बैठे हुए हैं। अगर वो रेस आप नहीं जीते होते अपने जीवन की पहली रेस, तो आप पैदा ही नहीं होते। और वो रेस जीत करके जब आप मनुष्य हुए हैं, तो आपको उन तमाम चीजों से आगाह रहना चाहिए जो आपकी मनुष्यता को मार रहा है, जो आपके भीतर के इंसान को मार रहा है। और आप देखिए कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो किस तरह से हमारे भीतर के इंसान को मारना शुरू कर दिया है। हमारे आपके बीच में अंतर है, उस अंतर को बार बार उभारा जाता है, लेकिन हम और आप जो एक हैं उस एकता पे बल नहीं दिया जाता है। होमोसेपियंस है ना, अमेरिका का मनुष्य भी होमोसेपियंस है और बिहार का मनुष्य भी होमोसेपियंस है, तो यहां हम एक हैं ना। लेकिन इस एकता को नहीं उभारा जाता है, हमारे अंतर को उभारा जाता है। लेकिन भारत में अगर यह खेल खेला गया, भारत में जो आग लगाई जा रही है, ये आग यदि फैली तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। क्योंकि भारत ऑलरेडी इतना विविध देश है कि आप इसको फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। आप कहां फिक्स करेंगे? मुसलमान की बात करेंगे तो कौन सा मुसलमान? शिया की सुन्नी, अहमदिया की बोहरा, कौन सा मुसलमान? नमाज पढ़ने के तरीकों में अंतर है, मैं आपको यह बोलता हूं। रोजा जो खोलते हैं तो रोजा खोलने के टाइम में अंतर है। जो रमजान होता है, शिया और सुन्नी का जो रोजा खोलने का वक्त होता है, उसके वक्त को लेकर के विवाद है। बकरीद कब होगी, ईद कब होगी, मुहर्रम कौन मनाएगा, कौन नहीं मनाएगा, इसको लेकर के विवाद है। हिंदुओं की यदि बात करेंगे तो उसी तरह से जो है अंतर है। दो तरह का तो पंचांग है। पटना में जो है बनारसी पंचांग चलता है, हम बेगूसराय से हमारे यहाँ मिथिला पंचांग चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्वकर्मा पूजा का भी डेट बदल जा रहा है। दो ही तो त्योहार था, एक जो है एक मकर संक्रांति और दूसरा विश्वकर्मा पूजा, जिसका डेट फिक्स था 17 सितंबर और 14 जनवरी। अब उसका भी डेट बदलने लगा है। होली 3 दिन होने लगा है। पंचांग को लेकर के विवाद है। जिस देश में इतनी विविधता है उसमें आप अंतर को मत उभारिए, उसमें आप एकता को उभारिए। और उस एकता को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर करता है, हमारा फेडरलिज्म करता है। इसीलिए आज ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग हमको अलग अलग करने का प्रयास करें, हम उसको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए।